हाय। और ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कुछ चीज़ें नोटिस करेंगे कि आपको अगर इंडिया में जॉब इंटरव्यू देना है तो आपको कैसे देना चाहिए। पहली चीज़, अपनी कास्ट के बारे में कभी सच मत बताओ अगर आपको कास्ट बताने से नुकसान हो रहा है, या फिर अगर आप ये चाहते हो कि आपको आपकी कास्ट के बेसिस पे जॉब ना मिले। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि आप ऑथेंटिकली बिकॉज आप डिजर्व करते हो इसलिए आपको मिलना चाहिए, तो सबको बनाते चलो। रीजन क्या है उसका कि आपको इस मकड़ जाल से निकलना है। कास्ट सिस्टम सिर्फ वो नहीं होता कि हाँ आपने किसी वेद और पुराण में पढ़ लिया वहां पर कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ उतना नहीं है। आपकी डेली लाइफ में जो जहर घुलता है इसकी वजह से, मैं उसके एग्जाम्पल्स दूंगी आपको। पहला एग्जाम्पल, वो भाई साहब जर्मनी में है जिनका एग्जाम्पल मैं आपको देने वाली हूँ। मुझे हैरास करके मुझे बोला जा रहा है कि पता है ब्राह्मण्स के हैरास करने से ना कोई हैरास नहीं होता, क्योंकि ना हम ब्राह्मण हैं तो हम तो इतने पवित्र हैं। हम अगर 5 साल के भी हों तो भी हमें पंडित जी ही करके बोलना चाहिए। और ये सबका काम है, सबका काम। और तुम्हें पता है इसकी वजह से हो क्या रहा है? तुम बात कर लो यहाँ पे किसी फॉरेनर से, उन सबको ये लगता है कि इंडियन लड़कों को कॉन्सेंट समझ में नहीं आता। उन सबको ये लगता है कि ये जो इंडियन लोग हैं ये लड़की को देखते हैं और उसकी कदर नहीं कर पाते बिल्कुल, जो कि एक रियलिटी है। ये इंडियन लड़कियों ने भी फेस किया है इंडिया में भी। और जब ये लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी जो दूसरी रेस के लोग हैं वो, उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी उनको हो क्या गया। एंड इट्स अ रियलिटी। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि हाथरस में क्या हुआ, या फिर यहाँ पे मणिपुर में क्या हुआ है, या फिर इधर झारखंड में क्या हुआ है, भाई यहाँ पे सबको पता है, सबको पता है। जब भी यहाँ पे दूसरे जगह के माइग्रेंट्स आते हैं ये उस कंट्री के बारे में पता करते हैं, उस कंट्री का आइडिया लेते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये जो तुम्हारा जो गोदी मीडिया है ना, जो सब कुछ पिंक पिंक सा प्रेजेंट करता है, उन्हें कोई नहीं देखता यहाँ। इनके अपने जो सोर्सेज है ना, रॉयटर्स हो गया या फिर बीबीसी हो गया, ये वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हारी मीडिया की चाटुकारिता बीबीसी के अंदर एंटर नहीं कर रही है ना, और रॉयटर्स के अंदर एंटर नहीं कर रही है, तो तुम आज तक भी पै पै करते रहो, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, बदनामी होती है इंडिया की जब आप इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर आके किसी के संग कुछ करते हैं और आपके दिमाग में आपको लग रहा है कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पता नहीं किस हद दर्जे का मानसिक तौर पे अपंग इंसान बनाया है कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि आप लड़की हैरास कर रहे हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो कास्ट सिस्टम है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट किया गया है ना, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अपनी टटियां दूसरों से उठवाना शर्म की बात है। मैला ढोना, जो ढो रहा है उससे शर्म की बात उन लोगों के लिए है जिनका ढोया जा रहा है। और इसमें कोई चेंज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इतने महान लोग हैं जिनको नहीं लगता कि कास्ट सिस्टम में रत्ती भर भी बदलाव की जरूरत है या इसको हटाने की जरूरत है, जिनको नहीं लगता कि देवदासियां जो हैं उनको आजाद करवाने की जरूरत है। इंडिया में आज भी बंधुआ मजदूर हैं, इंडिया में आज भी ऐसी जातियां हैं जिनको उनकी जाति से बाहर कोई काम करने की आजादी नहीं है। स्पेशली अगर वो गांव के एरिया में है तो वो चूहे मार के खाते हैं, उनको मुशहर कहा जाता है। और किसी को रत्ती भर भी नहीं लगता कि ये सब गलत है। और ये ऐसा नहीं लगना कितना बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है एक राइट माइंडसेट से। समझ में आ रहा है आपको कि हम किस दर्जे के पागल हैं? ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है भाई। और जिन लोगों को लगता है ना कि कास्ट सिस्टम सही है, उनको एक्चुअली काउंसलिंग की जरूरत है। जिनको लगता है कि वो पैदा ही ब्राह्मण हुए हैं, सबके सिर पे बैठने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर उनकी टटियां दूसरे साफ करें, दूसरे लोग मैला ढोएं, लड़कियां उनके जुल्म बर्दाश्त करें, क्योंकि भाई वो तो मर्द हैं। मर्दों को एक अलग प्रॉब्लम है, उनको लगता है पैदा ही अवॉर्ड हुए। उनकी माएँ, उनके बाप, हाँ ये तो दहेज लेके आएगा, ये घर संभालेगा। उनके मन में जो भी अपनी जो लालच होते हैं
वो होते हैं, पर वो अपने बेटे को वो सब शुरू में नहीं बोलते। 5 साल के बच्चे को ये सब समझ में नहीं आता कि मैं दहेज लाऊंगा या फिर मैं पूरे घर को संभालूंगा। ये सब आप बोलोगे तो लड़का पहले ही डर जाएगा। आप उसको सिर्फ बढ़ावा देते कि अरे तू लड़का है, तू जो जी में आए कर। लड़कों को इस चीज की आजादी, लड़कों को इस चीज की आजादी। लड़के को खुद नहीं पता कि मुझे इतना इतना भाव मिल क्यों रहा है, और जब उसे पता चलता है तो वो भी डर जाते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आता कि अभी लड़का पैदा हो कि मैंने इतना बड़ा क्या क्राइम कर दिया कि अब मैं अपनी सारी बहनों की शादी दहेज दे दे के करूं। पैदा तो आपने लड़का इसलिए किया था कि वो दहेज लाएगा, पर अब जब वो बड़ा हो गया है तो अब जिम्मेदारी क्या है कि सबकी शादियां भी करनी है। उसने दहेज दे देकर के अपनी सारी बहनों की, उसने घर संभालना है, उसने अपने बूढ़े माँ बाप को संभालना है। अब उसे रियलाइज हो रहा है कि यार आजादी, कौन सी आजादी, ये तो घपला हो गया मेरे संग। मगर उस पूरे प्रोसेस में जब आपने उसको एक खुले सांड की तरह छोड़ दिया, उस पूरे प्रोसेस में वो कितनी लड़कियों के कॉन्सेंट को बिना समझे उनके संग कितना गलत करके आया है, उसके बावजूद आपने उसको खाना परोस के दिया है कि अरे मेरा राजा बेटा। वो जो है ना, मुझे नहीं लगता भगवान ये सब माफ करने वाले हैं आपका। इट डजेंट मैटर। आपको लग रहा है कि आपको माफ किया जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी है मेरे ख्याल से। तो अगर आपको रत्ते भर भी लगता है, ये भरम निकाल दो। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इंडिया में अगर आप एक लड़की हैं और तो आपको जॉब इंटरव्यूज में क्या करना चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है। तो पहले एक्सपीरियंस लेते हैं। आर्ट फैकल्टी के एक टीचर ने मुझे बोला कि लड़कियां सिर्फ डिग्रियां लेने के लिए आती हैं, लड़कों को घर चलाना होता है। हर गधे को समझाना हमारा काम नहीं है, हमें नहीं समझाना उन्हें, ठीक है। अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखो। आप बता दो कि आपके घर में सिर्फ आप ही हो। अगर जॉब इंटरव्यू में आपको ऐसे लग रहा है, थोड़ा बहुत हिंट है आपके पास कि ये एंगल भी आ सकता है, कोई मेल कैंडिडेट भी है और जिससे आपको निपटना है, उससे भी कंपटीशन है, आप आराम से बोल दो कि आपके घर का खर्चा आप ही उठा रहे हो, ठीक है। आप ही को अपने माँ बाप देखने हैं, आपका भाई कहीं और रहता है या फिर आप अकेले ही सबका खर्चा उठाते हो, आपका भाई बहुत छोटा है वगैरह, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं जात की। कुछ लोगों को ये लगता है कि उन्हें सिर्फ अपनी जात, अपने रिलीजन, मुझे ऐसे बहुत सारे टीचर्स बंगाल के बहुत ऐसे लोग मिले जिन्हें जिन्हें ये सिर्फ ये लगता है कि अगर बंगाली है तो उन्हें सिर्फ किसी बंगाली बच्चे को पीएचडी करवानी है, या उन्हें सिर्फ किसी अपनी कास्ट के बच्चों को पीएचडी करवानी है और अपनी कास्ट के बच्चों को नंबर देना है। आर्ट फैकल्टी में, बैचलर्स में, मास्टर्स में ऐसा बहुत होता है कि सिर्फ उनकी कास्ट का जो एक बच्चा है ना, उनकी नस्ल आगे बढ़ाएगा, उसको बहुत नंबर दिए जाते हैं। कुछ ब्राह्मण स्टूडेंट्स को फेल भी किया जाता है, ऐसा नहीं है, मगर उनकी नस्ल आगे बढ़ने लायक ना, कम से कम फर्स्ट जिनकी पोजीशन होती है या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड से एक बंदा हमेशा हर स्ट्रीम में, इंग्लिश ले लो, फिलोसफी ले लो, साइकोलॉजी ले लो, कोई भी स्ट्रीम उठा लो, उसमें फर्स्ट जो बच्चा आ रहा है और सेकंड जो बच्चा आ रहा है, उनमें से कोई एक बच्चा जरूर ब्राह्मण है। नस्ल भी तो आगे बढ़ानी है। अगर इसको रिजर्वेशन नहीं बोलते तो किसको बोलते हैं, है ना। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, झूठ बोल दो। झूठ बोल दो कि भाई या तो आप भी ब्राह्मण हो या फिर आपने आपका अगर कोई और सरनेम है तो उस सरनेम के पीछे कोई ऐसी कहानी बनाओ कि ये सरनेम तो आपको सिर्फ इसलिए दे दिया गया, अदरवाइज यू आर ब्राह्मण। जो भी है उसका रीजन क्या है कि जो टीचर खुद को ब्राह्मण समझ रहा है ना, एक तो उसके दिमाग का प्रॉब्लम है जो ठीक करना आपका काम है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, वो 5,000 साल पुराना झूठ बोल रहा है, 4,000 साल पुराना झूठ बोल रहा है, या 2,000 साल पुराना झूठ बोल रहा है, और आप 2 मिनट पुराना झूठ बोल रहे हो। देखो, झूठ झूठ होता है, झूठ वो भी बोल रहा है, ठीक है। कास्ट कोई रियल चीज तो है नहीं, और इतनी घटिया चीज है। देखो, समाज में जब भी कोई अच्छी चीज होती है ना तो उसको बहुत जगह रेप्लिकेट किया जाता है। जब मार्क्सिज्म आया ना तो रशिया और चाइना, इतने 2 बड़े बड़े देशों में ये चीज, इस फिलॉसफी को एक्सेप्ट किया गया, रेप्लिकेट किया गया। बुद्धिज्म की बात करो, दुनिया के इतने देश बुद्धिस्ट हैं, इंक्लूडिंग चाइना, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, आई थिंक भूटान ऑल्सो। अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, वियतनाम, और मतलब इतनी सारी कंट्रीज ने बुद्धिज्म अगर एक्सेप्ट किया तो क्यों किया?
ये रेप्लिकेबल चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो जीवन में अगर लाई जाए तो जीवन बेहतर बनता है। कितने देशों ने वेदांत एक्सेप्ट कर लिया भाई? ये ब्रह्म और ये भ्रम और ये माया और ये कितने लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हिंदुइज्म की जो, अगर आप इज्जत का ग्राफ देखो ना, रिलीजन वाइज, अगर किस किस रिलीजन की कद्र है, तो हिंदुइज्म में इतना चुन्ना सा नजर आएगा। कहीं पर रेप्लिकेट नहीं किया गया। किसी को नहीं लगता कि हिंदू बनना कहीं से रत्ती भर भी जरूरी है। और आप हिंदू बनोगे, क्यों बनोगे? कौन सी कास्ट में बनोगे? राइट? यहाँ पे लोग आते हैं जिनको ये लगता है कि हाँ हाँ ठीक है, हम भी कीर्तन करेंगे, कुछ है आते, हमेशा कुछ फॉरेनर्स ऐसे होते हैं, मगर अल्टीमेटली कहीं पर नेशनल लेवल पे ये चीज रेप्लिकेट नहीं करी गई। बुद्धिज्म नेशनल लेवल पे रेप्लिकेट की गई है। अगर आप मतलब, और चाहे आप इस्लाम ले लो, चाहे क्रिश्चियनिटी ले लो, चलो इन लोगों के फैलने का जो तरीका था वो चाहे राजाओं से लेके हो, ऐसा नहीं है कि हिंदू राजा कहीं गए नहीं, वो कहीं जीत के नहीं है, क्योंकि उनके अपने अंदर इतनी ज्यादा हायरार्कीज थी ना, कि जितना ज्यादा कास्ट डिवीजन है ना, उतनी ज्यादा डिसयूनिटी है। कास्ट डिवीजन जो है ना, डिसयूनिटी का बेस है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। उन्होंने देखा कि आप डिवाइडेड हैं। एक ब्राह्मण ब्रिटिशर्स की तलबेट चाट लेगा, मगर वो चाहेगा कि कोई शूद्र जो है वो उसका मैला ढोए, उसकी टटियां साफ करे। कोई नेशनल लेवल की यूनिटी नहीं है। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि बाहर के कई मुल्क हमसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज पता है, और आप छिपाते रहो। यार मैंने जर्मनी में इतना सुना है, मतलब इंडिया में इन लोगों का किया धरा यार हमें यहाँ सुनना पड़ता है। मतलब आप लड़कियां हैरास करो, नागालैंड का केस हो जाए, या फिर इधर मणिपुर का हो जाए, या फिर इधर झारखंड का हो जाए, या अभी कुछ सालों पहले मतलब तमिलनाडु में कुछ हो गया था। मैंने कुछ केरला का भी कोई केस सुना है। मतलब यार कौन सा स्टेट वैसे ऐसा है जहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा है? हर स्टेट में हो रहा है। इंडिया में तो कोई भी स्टेट उठा लो यार, कहीं ऐसा नहीं है कि आपको लगे हाँ यहाँ तो आप रात के 12 बजे भी घूम सकते हो, कौन आपको कुछ बोलने आएगा। नहीं नहीं नहीं। चेन्नई में तो मैंने खुद सामने से देख रखा है, चेन्नई में रही हूं। बात क्या है कि हमारा जो कल्चर है ना, उसमें यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है, और यूनिटी एक बेसिस है रिस्पेक्ट का। अगर आप में यूनिटी होगी ना, तो आप अपनी औरतों की भी रिस्पेक्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप एक टीम हो, आपने मिल करके आगे जाना है। अगर आप में यूनिटी होगी ना, तो आप जो बाकी की जो कास्ट है उनको भी बराबर इज्जत दोगे, या फिर कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करोगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपकी यूनिटी में आपकी ताकत है। मगर इंडिया में तो भैया कॉन्सेंट का मजाक बना पड़ा है। ऐसे ऐसे जोक्स चला देते हैं लोग कि भाई हमें रिलेटिविटी समझ में आ जाती है, मगर लड़कियों का कॉन्सेंट समझ में नहीं आता। मत समझो, बिल्कुल मत समझो। और फिर वीजा लेके इधर भी आ जाओ, और इधर भी 2-4 लड़कियां छेड़ दो, जो कि हो ही रहा है, और उसके बाद फिर लोग बोले कि यार इंडियन लड़कों तो कॉन्सेंट बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसलिए हम इंडियन लड़कों को डेट नहीं करते। ये हो रहा है ना, ये रियलिटी है। और ये पता है, मतलब मुझ पे अटैक करते भाई लोग ये नहीं सोचते कि मैं इंडियन लड़का नहीं, इंडियन लड़की हूं। मुझे बोल के क्या होगा? मैं खुद बोल बोल के थक गई हूं, मेरे बोलने से कौन सुधर जाएगा? मैं बोलूं भैया मुझे मत छोड़ो, वो छेड़ो, वो बोलेगा अरे मैं ब्राह्मण हूं, चलता है, ये तो तमाशा लगा रखा है। अच्छा, तो पहली चीज, आपके टीचर्स जैसे अगर लेक्चरशिप का, हाँ लेक्चरशिप के इंटरव्यू में बहुत ये तमाशा होता है, लोग आपकी कास्ट पूछने की कोशिश करते हैं। बोल दो आप ब्राह्मण हो। ऐसी राम कहानी बनाओ कि ये जो सरनेम है ये तो हमने बस यूं ही ले लिया था, कि भाई दोस्त थे, दोस्त के भाई थे, जो भी था, पैदा हुए, उन्होंने बड़ी हेल्प करी थी तो उनका सरनेम लग गया। जैसे राहुल गांधी का सरनेम गांधी से आ रहा है क्योंकि गांधी बहुत ही क्लोज थे नेहरू के, तो उसी तरीके से हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? बहुत होता है, क्यों नहीं होता? दोस्ती होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, वो 5000 साल पुराना झूठ भी नहीं बोल रहे। कास्टिज्म उतनी पुरानी चीज भी नहीं है। ये बोलना कि कास्टिज्म 5000 साल पुरानी बात है, ये भी खुद में एक बहुत बड़ा झूठ है। ये ब्रिटिशर्स के टाइम जो स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इससे ऑफ कोर्स फायदा मिल रहा था। उन्होंने जब भी कास्ट डिवीजन आइडेंटिफाई किया तो उन्हें दिखा क्या इसमें फायदा है।
जैसे ही किसी को पता चलता है कि दूसरी कास्ट का है, ये उसमें शादी नहीं करेंगे, उसमें खान पान नहीं करेंगे, उसमें घुलेंगे मिलेंगे नहीं, तो हम सबको बता देते हैं कि आप सब दूसरी दूसरी कास्ट के हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। हम वैसे ही इतने गए बीते हैं कि हम वैसे भी एक दूसरे के नहीं है, डिसयूनिटी है हमें, वैसे ही इतने सारे राजा हैं जो आपस में लड़ते मरते रहते हैं। उसमें आपने सबको ये बता दिया कि देखो तुम दूसरी कास्ट के हो, तुम दूसरी कास्ट के हो, शाबाश। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है ना, ये ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुआ है, ठीक है। वरना और ब्रिटिशर्स ने भी काफी चीजें जानबूझ करके नहीं करी। उस टाइम पे एक चमार रेजिमेंट हुआ करता था, एक अहीर रेजिमेंट हुआ करता था, और उन रेजिमेंट्स को मतलब देखो अभी अभी आप देखना दिमाग का लेवल। कुछ ब्राह्मण लोग जिनको ये लगता था कि राजपूत रेजिमेंट तो ठीक है मगर अहीर रेजिमेंट नहीं होना चाहिए, चमार रेजिमेंट नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्या कहा कि भैया हम आपके लिए मरने को तैयार हैं, मगर आप ये वाले 2 रेजिमेंट्स जो है नहीं हटाओ, हम इनका छुआ पानी नहीं पिएंगे। और फिर जब जलियांवाला बाग होता है तो आप अपने ही लोगों पे गोलियां दाग रहे हैं। राजपूत रेजिमेंट फक्र से चलते हैं यार, इंडिपेंडेंस डे के टाइम हम सैल्यूट मार देंगे यार, मगर आप बताओ ना क्या है ये? दिमाग इसमें कहां नजर आ रहा है? पूरे प्रोसेस में दिमाग कहां नजर आ रहा है? आप बेसिकली ब्रिटिशर्स को क्या कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को मारेंगे। आप कह रहे हो ना कि अपने लोगों को मारना है, हम मारेंगे, बस ये दो रेजिमेंट हटा दो, क्योंकि ये बस हमारी जात के नहीं है। बाकी आप कहोगे तो हम तो अपने जात के लोगों को ही मारेंगे। जलियांवाला बाग में सबके सब चमार थोड़े ना थे यार, जलियांवाला बाग में सबके सब अहीर थोड़े ना थे यार। मगर हम मारेंगे, हम अपने लोगों को ही मारेंगे, बस हमें जात से दिक्कत है। दिमाग का लेवल देखो। अच्छा, तो ऐसे लोगों की ना आपको इज्जत करने की जरूरत है, ना ऐसे लोगों से शर्म करने की जरूरत है, ना ऐसे लोग आपका कोई सच डिजर्व करते हैं। बस आपको क्या करना है, बिकॉज एज अ वुमेन यू नीड मनी, यू नीड करियर, ठीक है। तो जॉब में कोई आपसे पूछता है आप कौन सी कास्ट के हो, बोल दो ब्राह्मण के हो, ऐसी राम कहानी बनाओ। लर्न स्टोरी टेलिंग, ठीक है। जर्नलिज्म एक चीज सिखाई जाती है, स्टोरी टेलिंग। अगर आपने अपनी कहानी से के सुना दी कि सुनने वाला सुनता रह गया, तो बस आप निकल गए। और स्टोरी टेलिंग जो है ना, वो उनसे ज्यादा किन्हें आता होगा जो हर तरीके का पाखंड करते हैं, जो एक धागे के अराउंड, एक काले धागे के अराउंड एक कहानी बना देंगे कि ये काला धागा आप पहनोगे तो सारे भूत पिशाच आपसे दूर हो जाएंगे, आपके ऊपर कोई साया नहीं मंडराएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वो इस तरीके से बोलेंगे कि आप उनकी कहानी में रंग जाओगे। व्हाट इज दैट? ये है क्या? ये है स्टोरी टेलिंग, कहानी बताने की कला। जितनी भी कथाएं होती हैं कि भाई हम कि कोई देवता इस तरीके से कमल पे सवार होके इधर उधर घूम गए वगैरह, दुनिया नाप ली उन्होंने, 3 धाम की यात्रा कर ली, अपने एक पांव से उन्होंने स्वर्ग नाप लिया, एक पांव से धरती नाप ली। ये क्या है? इट्स स्टोरी टेलिंग। आप ये सब इतना इतना प्यार से क्यों सुनते हो? इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग। इसको कहते हैं दूसरों को अपनी बातों में उलझाना। और अगर आप किसी की बातों में बहुत देर तक उलझ गए तो फिर वही सही है, क्योंकि वहां पे हो गया मैनिपुलेशन। इसको बेसिकली मैनिपुलेशन कहते हैं, और इसका एक सीधा प्रोसेस है स्टोरी टेलिंग। आपको अपनी कहानी बतानी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। तो इन्होंने 500 साल पहले, 250 साल पहले झूठ बोला कि ये ब्राह्मण हैं, और उसके बाद स्ट्रेटिफिकेशन हो गया इतना ज्यादा कि अब तो इंटरकास्ट माइग्रेशन विदाउट मैरिज पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरकास्ट माइग्रेशन जो है वो थ्रू मैरिज पॉसिबल है, बट द रियलिटी इज कि विदाउट मैरिज पॉसिबल नहीं है। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। भाई मैं किसी से सिर्फ इसलिए शादी करने जाऊं कि मुझे उसकी कास्ट चाहिए, ये किस लेवल का दोगलापन है? मतलब, और मतलब वो भी एक झूठ। एक झूठ को अपनाने के लिए हमें अपनी आत्मा का सौदा करना पड़ेगा। इतना कम दिमाग तो नहीं है यार हमारे पास। क्या आप ये मानोगे कि आपके पास उनसे ज्यादा कम दिमाग है जिन्हें ये लग रहा है कि सिर्फ वो, उनके माँ बाप उनको ये बार बार बोलते हैं कि बेटा तू ब्राह्मण है, बेटा तू ब्राह्मण है, तो फिर उनके दिमाग में कहीं से ये बैठ गया कि हाँ मैं तो किसी को भी हरास कर सकता हूँ। सोचो वो कितना मंदबुद्धि प्राणी है। क्या मेरे पास उससे कम दिमाग है कि मुझे उससे निपटने के लिए या उसकी जात के बराबर आने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी?
सॉरी, मेरे पास बहुत दिमाग है और जिस दिन वक्त पड़ेगा नचा देंगे। इतना दिमाग रखो कि आगे 4 लोगों को नचाते चलो। किसी किसी का लिहाज करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बेधड़क धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं कि वो इस जात के हैं, इस कास्ट के हैं, तो उन्हें ये ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तुम्हें उनको नचाना आना चाहिए। इसी को सुदर्शन चक्र बोलते हैं, ठीक है। सुदर्शन चक्र का ये ज्ञान आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पर एक और चीज जो आप महाभारत से सीख सकते हैं वो ये कि जब आप समाज में रहते हैं तो आप हर तरीके के दोस्त बनाते हैं, और उसमें कई दोस्त आपके ब्राह्मण होंगे, कई टीचर्स जिन्होंने आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिया है वो ब्राह्मण होंगे वगैरह। द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे। मगर सबसे ज्यादा आपके धर्म की लड़ाई का जो टेस्ट होता है ना, वो अपनों के संग ही होता है। अर्जुन के सामने भी द्रोणाचार्य ही खड़े थे, अर्जुन ने लड़ाई की। मगर तो अगर आपके सामने भी 4 और टीचर्स हैं जो आपके खड़े हैं और दूसरी कास्ट के हैं, और मतलब क्योंकि एजुकेशन से ना लॉयल्टी ब्रीड होती है, ये एक फैक्ट है। ये आप मान लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया है और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत केयर से पढ़ाया है, उनके लिए आपकी लॉयल्टी रहेगी। मैं अभी आज तक उन टीचर्स की बहुत इज्जत करती हूँ। मगर धर्म की लड़ाई मत छोड़ो। धर्म की लड़ाई वो है जो सही वक्त पे करनी ही है। और आप ये सोच के चलो ना, आप आज बैठ के सोचो कि क्या मैं अपने बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे को यही जातिवाद के चंगुल में फंसे रहने दूंगा या दूंगी? और उनको मतलब क्या तरीका है इस जातिवाद से बाहर निकलने का कि मैं अपनी बेटियों को जाके ये बोलूं कि बेटा जाके ब्राह्मण लड़कों पे डोरे डालो? ये सॉल्यूशन है इसका? या तो आप बच्चे पैदा करना बंद करो, जिम्मेदारी लो ना यार, कहीं पे कोई जिम्मेदारी लो। या फिर कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकालो जो लॉन्ग टर्म में आपके बच्चों की हेल्प करे इस जातिवाद के चंगुल से निकलने के लिए, और इसको कहते हैं रिबेल। आप अपने बच्चों का सरनेम चेंज करो, वो अपने बच्चों का सरनेम चेंज करें, वो अपने बच्चों का सरनेम चेंज करें। ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, बिहार में बहुत पहले से हुआ है। इस आंदोलन का कोई नाम भी था, और इमरजेंसी के टाइम एक लीडर हुआ करते थे बिहार के जिन्होंने इस तरीके का एक आंदोलन शुरू किया था। मैं भूल गई हूँ उनका नाम। मगर हाँ, आपको बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनका नाम ऐसा होगा, अभिषेक आनंद, राम किशन, इस तरीके के नाम होंगे कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सरनेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट चला था जातिवाद को खत्म करने का। उसके पहले भी बुद्धिज्म बिहार में ही हुआ था, और वो भी जातिवाद को खत्म करने में इतना जोरदार एक तरीका था कि 10,000 बुद्धिस्ट लोगों का राजकीय स्तर पर राजाओं के द्वारा मैसेकर करवाया गया था। क्योंकि ब्राह्मण लोगों को खतरा था ना कि सब बुद्धिस्ट बन रहे हैं, ये लोग, इन्होंने अपना नया धर्म ही बना लिया, नया भगवान ही बना लिया। ये क्या मतलब हुआ? हमारे भगवान इनको भाव नहीं देते तो नया भगवान बना दिया, ये क्या तरीका हो? हम इन्हें भाव नहीं देंगे मगर ये नया भगवान नहीं बनाएंगे। वाह वाह भाई। फिर बिहार में ही बुद्धिज्म, जैनिज्म भी हुआ, और फिर बिहार में ही सिखिज्म का भी जो लास्ट गुरु थे। तो जातिवाद के विरोध में मगध साम्राज्य ने तो जबरदस्त काम किया था। मगर और खैर, जो लास्ट गुरु जो सिख गुरु थे, वो उनका मगध साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है, वो ब्रिटिशर्स के टाइम के थे शायद। औरंगजेब से उनका कुछ पंगा था। ओके, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप एक टाइमलाइन लेके चलो कि इस टाइम तक आपने जातिवाद से बाहर निकल जाना है अपनी जनरेशन में। और यार पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, जो झूठ बोलना पड़ता है बोलो, निकलो इस झंझट से, ठीक है। यू शुड बी द लास्ट पर्सन इन फैमिली हु इज पुअर। आप अपनी फैमिली में आखिरी इंसान रहो जिसने गरीबी देखी है, और अगली नस्लें प्लीज पैदा मत करो अगर आप जातिवाद के सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते तो। ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने बच्चों को भी दूसरों की चप्पलें उठाने के लिए पैदा करे जा रहे हो। इसमें कोई इज्जत नहीं है, और ये सरासर अन्याय है आपके अपने बच्चों के संग। उनको पता भी नहीं होता कि यार ये लोग मुझे पैदा कर दिए इसलिए कि मतलब कोई बनिया, कोई ब्राह्मण मुझे इस्तेमाल करे, मैं उनके खेतों में बलवा मजदूरी करूं। ये क्या तरीका यार?
चाइल्ड राइट्स भी कोई चीज होते हैं, और ये चाइल्ड एट्रोसिटीज में काउंट होना चाहिए अगर आप अपने बच्चों को इन चीजों में धकेल रहे हैं। आप एक ऐसे समाज बनाने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे, कोई लड़ाई नहीं कर रहे, कोई संघर्ष नहीं कर रहे जिसमें आपकी लड़कियां सुरक्षित रह पाए। वो इधर इधर निकली और कोई उन्हें छेड़ दे। वो कॉलेज नहीं जा सकती, वो 2-4 गाँव के खेतों को पार करके कहीं निकल नहीं सकती कि भाई खेतों में कोई लड़का उनका इंतजार कर रहा होगा, और उनके हाथ में एक रत्ती भर का मोबाइल फोन नहीं होगा। उनके संग कुछ भी हो सकता है, बदायूं हो सकता है, हाथरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके संग। किसी की जिम्मेदारी नहीं है।